स्वागत है आप सभी का सिलेक्शन वे के धमाकेदार दोस्तों प्लेटफॉर्म पर और मैं दीपक तीर्थयानी आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सिटिंग अरेंजमेंट और पजल से रिलेटेड दोस्तों बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस। ठीक है, आ जाइए प्योर सिटिंग अरेंजमेंट के आज हम देखने वाले हैं। एक तो स्क्वायर वाले, ठीक है, स्क्वायर वाला जो टेबल होता है उसके अंदर किस प्रकार से क्वेश्चंस को अरेंज करते हैं, साथ ही साथ कैसे लोगों को बिठाएंगे, उन सभी पर चर्चा होगी। सभी को वॉइस वगैरह एकदम क्लियर है? सभी बच्चे एक बार थम्स अप करके बता दें। मैंने आपको कुछ होमवर्क के क्वेश्चंस भी दिए थे दोस्तों, ठीक है, और मैंने आप लोगों से कहा था ये वाले क्वेश्चंस तो सारे अपने हो गए थे ऑलमोस्ट, ये सब हमने कर लिए थे। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था एक तो, ये भी हो गया था दोस्तों। वर्ताकार मैच के चारों ओर बाहर की ओर मुंह करके बैठे हैं लोग। जतिन, अनिश, सुषमा, पल्लवी, आलोक, स्वीटी, ये वाला क्वेश्चन भी हो गया था, दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे थे। ठीक है, चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं। सभी का मुख पूर्व की ओर है, ये वाला भी हो गया था। चलिए यहां से, ये प्रश्न आपको दिया गया था होमवर्क, है ना दोस्तों? ये प्रश्न आपको होमवर्क के लिए दिया गया था। जल्दी से बता दीजिए फटाफट से, क्या आप लोगों से बना ये प्रश्न? रोहन, रेहान, ध्यान से देखिएगा, हमें दे रखा है रोहन, रेहान, राहिल, रश्मि, राहुल, रिद्धि, राशि और राम। सबके नाम आर से स्टार्ट हो रहे हैं, देख रहे हैं आप। चाहता है वो कि पूरा का पूरा नाम लिखना पड़े, ये भी एक तरीके का टाइम टेकिंग हो जाती है चीजें। जब सबके सब नाम दोस्तों एक ही लेटर से स्टार्ट हो रहे होते हैं ना, तो फिर कंफ्यूजन ज्यादा हो जाता है अगर आप सिंगल लेटर लिखते हैं तो। इसलिए याद रखिएगा, सबके नाम लिखिएगा इस बार। ये सारे के सारे उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं दोस्तों, ध्यान से देखिए। ठीक है, यहां पे क्या लिखा हुआ है? राहुल एक अंतिम छोर पर और राम के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। अब ऑब्वियस सी बात है, थोड़ी सी दिमाग लगाइए दोस्तों। ये मान लीजिए राम है। अब अगर कोई व्यक्ति राम के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, दायां पहला, दायां दूसरा और दायां तीसरा, ठीक है, ये राहुल की बात हो गई कि राहुल जो है राम के दाएं तीसरे स्थान पर और पंक्ति के एक छोर पर बैठा है, तो इसका मतलब वो ये वाला केस बनाएगा, क्योंकि ये राम के दाएं तीसरा स्थान राहुल और फिर ये है किसी कोने पर। अब उसने बोला है, ये लाइन देखिए ध्यान से, ये जो वर्ड आ गया। अब आप सभी लोगों को पता है कि जो वर्ड का रोल क्या होता है। जो वर्ड के बाद वाला जो सेंटेंस होता है, जो वर्ड के बाद वाला जो सेंटेंस होता है, वो किसके लिए यूज होता है? तुरंत पहले वाले व्यक्ति के लिए। तो तुरंत पहले वाला व्यक्ति कौन है? राम है। राम के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, जो रश्मि के दाएं से चौथे स्थान पर बैठा है, अर्थात राम क्या बनेगा? राम रश्मि के दाएं चौथे स्थान पर बैठा है। यानी रश्मि जहां बैठी है, कौन? रश्मि। रश्मि जहां बैठी है उसके दाएं चौथे स्थान पर, दायां पहला, दायां दूसरा, दायां तीसरा और ये हो गया चौथा। रश्मि के दाएं चौथे स्थान पर राम बैठा है। रेहान और रश्मि के बीच दो व्यक्ति बैठे हैं। रेहान और रश्मि के बीच ये ले लीजिए दो लोग हो गए। टोटल कितने लोग थे? 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग थे, और ये 8 लोगों का ही अरेंजमेंट है। देखिए 3 2 5 6 7 8, ठीक है। तो रश्मि यहां आ गया और रेहान इस जगह, ठीक। रिद्धि और राशि एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी हैं। अब अगर रिद्धि और राशि दोनों एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी हैं, तो रिद्धि और राशि यहां आ सकते हैं, रिद्धि और राशि यहां आ सकते हैं। ये दो केस बन रहे हैं उनके लिए। लेकिन उसने साफ साफ बोल दिया कि रोहन जो है रेहान के दाएं से दूसरे स्थान पर है। रोहन जो है रेहान के दाएं से दूसरे स्थान पर, यानी इस जगह आ गया रोहन। रोहन जो है वो रेहान के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, जिसका निकटतम पड़ोसी राहिल है। जिसका निकटतम पड़ोसी कौन है? राहिल है। तो ध्यान से देखिएगा,
ये जो वर्ड आया, जो, जिसका, उसका, उसे, उससे, हु, हुम, हुज, यानी कि इसके बाद वाली जो लाइन दे रखी है, आपको बताया ना, जो, जिसका, उसका, उसे, उससे, ये जो वर्ड्स आते हैं उसके बाद वाली लाइन तुरंत पहले वाले व्यक्ति के लिए कही जाती है। यानी ये वाली जो लाइन कही जा रही है कि जिसका निकटतम पड़ोसी राहिल है, तो आप देख सकते हैं कि किसका निकटतम पड़ोसी राहिल है। अच्छा, यहां पे कॉमा लगा दिया इसने डायरेक्टली जो, जिसका, उसका नहीं दिया। ठीक है, इसने डायरेक्टली दोस्तों देखिए जो, जिसका, उसका, उसे, उससे ये नहीं दिया, बीच में उससे पहले कॉमा लगा दिया। और ये कॉमा किसको रिप्रेजेंट करता है? और। ये कॉमा रिप्रेजेंट करता है और को। देखिए एक छोटा सा कॉमा लगाया हुआ है दोस्तों, कॉमा रिप्रेजेंट करता है दोस्तों और को। ठीक है ना, करेक्ट है। अब कॉमा अगर और को रिप्रेजेंट करेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि भैया ये और से और का सेंटेंस बनेगा। और का सेंटेंस मतलब एक व्यक्ति कॉमा दूसरा व्यक्ति। अब ये लाइन इस प्रकार से है कि और जिसका निकटतम पड़ोसी सी है। सपोज करो ऐसी लाइन है, क्योंकि कॉमा लगा रखा था यहां भी, और यानी कॉमा को रिप्रेजेंट करता है। तो तीसरे वाले व्यक्ति की बात और के हिसाब से सेटलमेंट होगी इस बार, यानी किसके लिए कही जाएगी? फर्स्ट पर्सन के लिए कही जाएगी कि जिसका निकटतम पड़ोसी राहिल है, अर्थात जिसका निकटतम पड़ोसी रोहन है। ठीक है, यानी रोहन जिसका निकटतम पड़ोसी राहिल है। तो देखिएगा इधर ध्यान से देखिएगा, रोहन जिसका निकटतम पड़ोसी राहिल है, तो यहां पे आ गया राहिल। इस जगह कौन आ जाएगा? राहिल आ जाएगा भाई साहब, ये राहिल आ गया। और इससे पहले वाली लाइन कौन सी थी? रिद्धि और राशि एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी। तो देखिए रिद्धि अगर यहां आई तो राशि यहां आ जाएगी, परंतु राशि अगर यहां आई तो रिद्धि यहां आ जाएगी। इनका अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। हमारा प्रश्न सिंपल सा है कि राम के बाएं से चौथे स्थान पर कौन है? राम का बायां पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा स्थान रश्मि। राम का बायां चौथा स्थान क्या है? रश्मि है। यह हमारा आंसर है। अब एक बात बताना दोस्तों, क्या आपको वास्तव में इस क्वेश्चन के अंदर पेन और पेपर की भी जरूरत थी? अगर आप ये लास्ट वाली लाइन पहले ही पढ़ लेते कि हमसे क्या पूछा गया है कि राम के बाएं चौथे स्थान पर कौन बैठा है, तो आपको बिना पेन और पेपर की जरूरत ही, आपको ना तो पेन चलाने की जरूरत पड़ती, ना पेपर उठाने की भी जरूरत पड़ती, ना इस क्वेश्चन को सोल्व करने की जरूरत पड़ती। आप मात्र 10 सेकंड के अंदर आंसर दे देते। आप इस लाइन को ध्यान से पढ़िए और आंखें खोलकर देखिए दोस्तों, ठीक है ना। कौन सी वाली लाइन को? ये आइए, इधर आइए, ये देखिए, राम, ये लाइन बनी थी ना, राम रश्मि के दाएं से चौथे स्थान पर अरे यार, अगर राम रश्मि के दाएं से चौथे स्थान पर है तो राम के बाएं चौथे स्थान पर रश्मि हो गई ना। अगर वहां पे लाइन बन रही है कि रश्मि के दाएं चौथे स्थान पर राम है, तो राम के बाएं चौथे स्थान पर रश्मि हो गई। तो उसने यही तो पूछा था कि राम के बाएं चौथे स्थान पर कौन है। अरे यार, जब राम रश्मि के दाएं चौथे स्थान पर बैठा है तो इसका मतलब रश्मि राम के बाएं चौथे स्थान पर बन गई। 5 सेकंड में आंसर आ जाता अगर आपने ये क्वेश्चन सिर्फ पूरा पढ़ा होता और लास्ट वाली लाइन को समझा होता तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं एग्जाम के अंदर भी दोस्तों, जब हमें क्या होता है ना, वास्तव में पेन चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है, क्वेश्चन क्योंकि इतना बड़ा होता है, लेकिन अगर आपने पूरा एक बार पढ़ लिया और ये समझ लिया कि हाँ यार उस लास्ट वाली लाइन के लिए आंसर क्या बन सकता है, तो पूरा अरेंज करने की जरूरत ही नहीं है। जैसे अब आप इसको देखेंगे, ठीक है, एक बढ़िया सा क्वेश्चन देखते हैं। अब ये देखिए, जैसे षटकोणीय मेज है, इस बार जो मेज दी गई है वो षटकोणीय मेज दी गई। षटकोणीय मेज कैसी होती है? ऐसी। इस प्रकार की जो मेज होती है ये षटकोणीय मेज होती है, ऐसे। अब भैया ध्यान से आप देखिएगा, 6 मित्र हैं। कौन कौन से हैं आपके? 6 मित्र दे रखे हैं। कौन कौन से हैं? ABCDEF। एक षटकोणीय मेज के चारों ओर कोने पर बैठे हैं भाई साहब। षटकोणीय मेज है, कहां बैठे हैं? कोने पर बैठे हैं। ठीक, अब आगे क्या बोला गया है? अब यहां पर देखिएगा, आपको बोला गया है कि भाई साहब F के बाएं, आपने प्रश्न पढ़ लिया, F के बाएं चौथा कौन है? आप यहां से पढ़ेंगे, P A के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है, यानी जहां कहीं पर भी A बैठा हुआ है, सेकंड पर्सन कौन है? A। पहले A को बिठाएंगे। अब A के दाएं दूसरे स्थान पर आपने B को बिठा दिया, ये देखिए,
करेक्ट है। अब अगली लाइन देखिए आप, सी डी और एफ का पड़ोसी है। अब बताओ भाई साहब, सी अगर डी और एफ का पड़ोसी था तो सी यहां आएगा, तभी इसके पड़ोसी डी और एफ बन सकते हैं। लेकिन अगली लाइन उसने साफ साफ बोल दी है आपको कि ई डी के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा हुआ, ई जो है डी के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। तो आप खुद देख लीजिए, इधर आप डी को यहां बनाइए और एफ को यहां बनाइए, तभी तो आप कह सकते हैं कि डी के बाएं दूसरे स्थान पर ई बैठा हुआ है। क्योंकि ई के लिए क्या बोला था कि ई डी के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, तो ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब डी यहां हो तो ई यहां आ जाएगा। अब बोल रहा है कि एफ के बाएं चौथा कौन है, एफ का बायां पहला, बायां दूसरा, बायां तीसरा, बायां चौथा, कौन आ गया, ई। एफ का बाएं चौथे स्थान पर कौन आ गया, एफ के बाएं चौथे स्थान पर ई आ गया। अब बताओ क्या था इस प्रश्न में। अब ये टेबल सर्कुलर होती है ना, करेक्ट है कि नहीं है, तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार प्रश्न है सर, बड़ा क्वेश्चन। 6 व्यक्ति हैं, पी क्यू आर एस टी यू, एक वृत्ताकार पंक्ति में बैठे हैं और सारे के सारे केंद्र की ओर उन्मुख हैं। तो आप कहोगे कि सर ये सर्किल 3 लाइनें अगर खींच दूंगा तो 6 लोगों का अरेंजमेंट हो जाएगा बैठने के लिए, और कहां देख रहे हैं सब, केंद्र की ओर, कहां दिक्कत है। अब आप देखिए यहां पे ध्यान से समझिए, यहां देखिए, जब 2 लोग और बीच में कॉमा हो तो पहले किसको बिठाएंगे, सेकंड वाले व्यक्ति को बिठाएंगे। आपने क्यू को बिठा दिया, आर क्यू के दाएं से दूसरे स्थान पर है, तो क्यू के दाएं से दूसरे स्थान पर ये हो गया आर। एस क्यू और आर का पड़ोसी नहीं है, देखिए एस क्यू और आर का पड़ोसी नहीं है, तो थोड़ा दिमाग लगाओ, आर का पड़ोसी यानी एस इन दोनों जगहों पर नहीं आएगा, क्यू का पड़ोसी यानी एस इन दोनों जगहों पर नहीं आएगा, तो एस के लिए एक ही तो जगह बची, क्योंकि एस न तो आर का पड़ोसी है न ही क्यू का पड़ोसी है, तो एक ही जगह बच रही है एस के आने की। अब टी के लिए बोला है कि टी एस के बाएं तीसरे स्थान पर है। अब आप लोगों को पता है कि जब 6 लोगों का अरेंजमेंट होता है और कोई व्यक्ति बायां तीसरा या दायां तीसरा हो तो वो जस्ट अपोजिट पोजीशन होती है। तो देखिए टी एस के बाएं तीसरे स्थान पर, तो ये देखिए अपोजिट पोजीशन पे आ गया कि नहीं हो गया। अगर दायां तीसरा भी बोला होता तब भी अपोजिट पोजीशन ही होती। अब बोला है कि यू क्यू का पड़ोसी नहीं है, अब यू क्यू के पड़ोस में नहीं आएगा तो यू को यहां बिठा दिया हमने। अब अरेंजमेंट में पी नहीं आया है अभी तक, तो यहां पी आ गया, ये ले लीजिए, अरेंजमेंट कंप्लीट। अब बस हमें ये बता दीजिए कि कौन टी का पड़ोसी है। तो टी का पड़ोसी आप लोग देख सकते हैं, एक तो क्यू और एक आर, ये दोनों ही टी के पड़ोसी हैं। एक तो क्यू और एक आर, ये दोनों टी के पड़ोसी हो गए कि नहीं हो गए, ये देख लीजिए, एक तो क्यू और एक आर दोनों ही क्या है, टी के पड़ोसी। सही है। प्रिंस बोला सर जब तक आप बता रहे हैं तब तक समझ में आ रहा होता। अरे तो भाई यार, अब मैं आपको पर्सनली घर पे आके एक एक को तो नहीं बता सकता हूं ना बेटा, यही समझना पड़ेगा और घर पे अप्लाई करना पड़ेगा, सीधी सी बात है कि नहीं। और क्या कर सकते हैं इसके अलावा, पहले आप क्वेश्चन को बनाना सीखिए अच्छे से। क्वेश्चन को बनाना सीखेंगे तभी तो आप क्वेश्चन में आप लोग अप्लाई कर पाएंगे चीजों को लेकर, ठीक है। अब देखिए फ्लोर पजल भी देख लीजिए एक बार, ये भी काफी एग्जाम में आती है, परंतु उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप एक प्रश्न में बताता हूं, आप उसको करें पहले। दस लोग, 2 समांतर पंक्ति, सीधी पंक्ति, समांतर समांतर पंक्ति, वृत्त, वर्गाकार मेज, ये वाला करना था जी। ये वर्गाकार मेज वाला भी बता देता हूं एक बार। आप देखिए क्या है, ए बी सी डी जे के एल और एम, कितने लोग हैं, 8 लोग हैं। अब कहां बैठे हैं, सिटिंग अराउंड अ स्क्वायर टेबल, एक वर्गाकार मेज के चारों ओर केंद्र के सम्मुख होकर बैठे। उनमें से 4 किसी भी कोने पर बैठे हैं, जबकि अन्य 4 किसी भी भुजा के ठीक बीच में बैठे हैं। देख रहे हो आप, 4 बैठे हैं कोने पर और 4 बैठे हैं भुजा के ठीक बीच में कहीं पर।
ठीक है, अब आप देखिएगा इधर ध्यानपूर्वक अच्छे से समझिएगा मेरे भाई। ये बनाई मैंने वर्गाकार मेज, ध्यान से देखिए, ये वर्गाकार मेज बना दी। अब इस वर्गाकार मेज में क्या बोला गया है, चार तो किसी कोने पर बैठे हैं, ये लो भैया, चार तो किसी कोने पर बैठे हैं, चार लोग भुजा के मध्य में बैठे हैं, तो हो गए ना 8 लोग। और ये कहां देख रहे हैं, सेंटर की तरफ देख रहे हैं, ये लोग सेंटर की तरफ देख रहे हैं भाई साहब, ऐसे, ये लोग ऐसे सेंटर की तरफ देख रहे हैं। ये देख लिया आपने। अब लिखा हुआ है दोस्तों यहां पर, ध्यान से देखिए, डी मेज के किसी कोने पर बैठा हुआ है और डी और सी के बीच में केवल एक ही व्यक्ति बैठा हुआ है। ठीक है, तो भैया 2 केस बनाने पड़ेंगे आपको। क्या बनाना पड़ेगा, 2 केस, आपकी मजबूरी हो गई भाई साहब, यार आपको 2 केस बनाने पड़ेंगे। ध्यान से देखिएगा, उसने बोला है कि डी मेज के किसी एक कोने पर बैठा हुआ है, तो ये ले लीजिए, डी यहां बना दिया। मान लो डी मेज के इस कोने पर है और डी मेज के इस कोने पर, डी और सी के बीच में एक व्यक्ति है, तो डी एक व्यक्ति और सी इधर आ सकता है, तो डी एक व्यक्ति और सी इधर आ सकता है, इसलिए मैंने 2 केस ले लिए। सी और बी के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, अभी 8 लोगों का अरेंजमेंट है, और अगर किसी व्यक्ति के बीच में 3 लोग बैठे हैं तो वो अपोजिट पोजीशन होती। सी और बी के बीच 3 लोग हो गए, चाहे इधर से गिनो, सी और बी के बीच 3 लोग हो गए, चाहे इधर से गिनो, यानी वो कौन सी पोजीशन होगी, अपोजिट पोजीशन। ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा, यहां तक आप पहुंच चुके हो, यहां तक आप पहुंच चुके हैं। अब यहां से स्टार्ट करेंगे आप। एम बी के दाएं दूसरे स्थान पर, बी के दाएं दूसरे स्थान पर एम यहां हो गए, ये उल्टा हाथ लेकर गए, दाएं दूसरे स्थान पर, यहां तो एम होना चाहिए था, एम बी के दाएं दूसरे स्थान पर होना चाहिए था, तो ये अरेंजमेंट तो हो गया रॉन्ग, ये अभी तक सही चल रहा है। के एम के निकटतम बाएं बैठा हुआ है, आप इस लाइन पे आ चुके हो, आप के एम के निकटतम बाएं बैठा हुआ है, ये बना दिया आपने बाएं। ए बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ए बी के पड़ोस में यहां नहीं आएगा, और ए और एल के बीच 3 व्यक्ति बैठे हैं। अब बताइए, ए यहां तो नहीं आएगा, लेकिन अगर ए यहां आ जाए तो आप कह सकते हो कि ए और एल के बीच में 3 लोग, इधर से गिनोगे तो भी 3 लोग, इधर से गिनोगे तो भी 3 लोग, ए और एल के बीच में 3 लोग हो गए। कौन बच गया, जे बच गया, जे यहां आ जाएगा। जे के निकटतम दाएं कौन बैठा हुआ है, देखना, जे के निकटतम दाएं कौन बैठा हुआ है, जे के निकटतम दाएं डी बैठा हुआ है। जे के निकटतम दाएं कौन बैठा हुआ है, तो जे के निकटतम दाएं डी बैठा हुआ। ऐसे करना है आपको। ये थी स्क्वायर टेबल। और इधर देखिएगा, ये वाला प्रश्न भी देख लीजिएगा एक बार। 6 व्यक्ति हैं, एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, 6 व्यक्ति हैं भाई साहब, एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं लेकिन उत्तर की ओर मुंह करके। ये लीजिए, 6 लोग उत्तर की ओर मुंह करके एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं। ठीक, एफ कॉमा लगा लीजिए, एफ डी के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है, यानी डी जहां कहीं भी बैठा हुआ है उसके दाएं से दूसरे स्थान पर एफ बैठा हुआ है। ठीक है, करेक्ट है, तो कहीं ना कहीं तो बनाना ही पड़ेगा ना। करेक्ट है, मैं बना लेता हूं दोस्तों एक बार। एफ डी के दाएं, मान लो डी यहां है, तो डी के दाएं दूसरे स्थान पर एफ यहां ले लिया, एफ डी के दाएं दूसरे स्थान पर। एफ और ई के बीच में एक ही व्यक्ति बैठा है। अब एफ और ई के बीच में अगर एक ही व्यक्ति है तो थोड़ा दिमाग लगाइए, 2 केस हो सकते हैं। एफ और ई के बीच में कितने व्यक्ति हैं, एक ही व्यक्ति बैठा है, तो यहां से इसको हटाना पड़ेगा भाई, और ये केस इधर आ जाएगा। एफ और ई के बीच में एक व्यक्ति, ये देख लो, एफ और ई के बीच में एक ही व्यक्ति। सी और डी के बीच 2 व्यक्ति हैं, तो सी
दो व्यक्ति और डी। बी, डी का पड़ोसी नहीं है। ये तो गड़बड़ हो गया। एफ डी के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है ना, एफ डी के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। एफ और ई के बीच एक व्यक्ति है तो एफ और ई के बीच एक व्यक्ति बैठा है। सी और डी के बीच दो व्यक्ति हैं तो सी और डी के बीच दो व्यक्ति बैठे हैं। सही है कि नहीं? करेक्ट है। अब बोल रहा है कि बी डी का पड़ोसी नहीं है, ये गलत है। बी अगर डी का पड़ोसी नहीं होगा तो फिर कहां आएगा? यही तो दो जगह बच रही है। बी डी के दाएं नहीं बैठा, यूं कर लीजिए, बी डी के दाएं नहीं बैठा है, ठीक है। बी डज नॉट सिट राइट टू डी, दाएं नहीं बैठा है। बी डी के दाएं नहीं बैठा है तो बाएं बिठा दो। बी डी के दाएं नहीं बैठा है तो बी को कहां बिठा देंगे? डी के बाएं बिठा देंगे। अब लास्ट में कौन बचा है? ठीक है, जल्दी से बता दीजिए, लास्ट में कौन बचा है जो अभी तक नहीं आया है? ए अभी तक नहीं आया है तो ए यहां आ जाएगा। करेक्ट है। अब हमसे पूछ रहा है कि भाई साहब कि एफ के या फिर सी के बाएं से तीसरे स्थान पर कौन है? सी के बाएं से तीसरे स्थान पर कौन है, ये हमसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? सी के बाएं से तीसरे स्थान पर कौन है? सी के बाएं से तीसरे स्थान पर कौन है? सी के बाएं से तीसरे स्थान पर कौन है? ये आपका प्रश्न, ठीक है। करेक्ट है। हु सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी, सी के बाएं से तीसरे स्थान पर कौन है? तो देख लो भैया, ये सी है, सी का बायां पहला, बायां दूसरा, बायां तीसरा, कौन आ गया? डी आ गया। सी के बाएं तीसरे स्थान पर कौन है भैया? डी बैठा हुआ। सी के बाएं तीसरे स्थान पर कौन है? डी बैठा हुआ। चलिए आ जाइए दोस्तों, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए सिंपल क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ज्यादा परेशान होने की जरूरत ही नहीं है, और वो भी बहुत रेयर चांस है कि इक्के दुक्के प्रश्न आ जाएं सिटिंग अरेंजमेंट के आपके, ठीक है। जैसे अब यहां पर देख लेना, एक वृत्ताकार मेज है दोस्तों, 6 लोग बैठे हैं वृत्ताकार मेज के चारों ओर। अब आप लोग बनाइए खुद से फटाफट से, ठीक है। कितने लोग हैं? 6 लोग हैं, केंद्र की ओर सम्मुख होकर बैठे हैं। तो ये 1 लाइन, ये 2 लाइन, ये 3 लाइन, ठीक है। केंद्र की ओर सम्मुख होकर बैठे हैं भाई साहब, ये ले लो। क्या बोला है? यहां देखिए, सी जो है, सी डी के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। कौन? सी। सी डी के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। ये लीजिए, डी बनाया, डी के बाएं दूसरे स्थान पर सी बनाया, क्योंकि हमेशा याद रखिए पहले सेकंड पर्सन पहले बैठता है, और उसके बाएं दूसरे स्थान पर सी बना दिया। अगला है कि ए डी का निकटतम पड़ोसी है। ए कौन है? ए डी का निकटतम पड़ोसी है, तो ए इधर आएगा या ए इधर आएगा, ये तो क्लियर ही नहीं है, ठीक है। उसने ये बोला है कि ए डी का निकटतम पड़ोसी है, परंतु निकटतम पड़ोसी ए यहां आएगा या निकटतम पड़ोसी ए यहां आएगा, ये तो क्लियर ही नहीं है। अगला, एफ ए के बाएं तीसरे स्थान पर है। अब थोड़ा दिमाग लगाइए, अगर एफ ए के बाएं तीसरे स्थान पर है तो मैं 1000 बार आपको बोल चुका हूं कि जब 6 लोगों का अरेंजमेंट आता है और अगर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बाएं तीसरे या दाएं तीसरे स्थान पर बैठा हो तो वो हमेशा एक दूसरे की अपोजिट पोजीशन होती है, ये आपको पता है, सही है। तो देखिए उसने बोला है कि एफ ए के बाएं तीसरे स्थान पर है, तो अब आप देखिए कि अगर डी के पड़ोसी ए को अगर यहां बैठा दूं तो उसके अपोजिट एफ यहां हो सकता है, परंतु डी का पड़ोसी अगर ए यहां बिठा दिया होता तो ए के अपोजिट एफ आ नहीं सकता था, इसीलिए डी के पड़ोस में यहां ए को बिठाएंगे ना, क्योंकि ए डी का पड़ोसी है, यहां बिठाया तो आप एफ को यहां बिठा सकते हो। अब देखिए बी ई के बाएं दूसरे स्थान पर है, बी किसके? ई के बाएं दूसरे स्थान पर, तो ई को यहां बिठाओगे तभी तो बाएं दूसरे स्थान पर बी को बिठा पाओगे। अगर तुम ई को यहां बिठा देते और बी को यहां बिठा देते तो ये तो ई के दाएं दूसरा स्थान हो जाता,
लेकिन हमें तो ई का बायां दूसरा स्थान चाहिए था ना, सही है, तो ई का बायां दूसरा स्थान ये वाला केस बनेगा। अब बताओ भाई साहब, ये अरेंजमेंट कंप्लीट हो गया तुम्हारा। अब बोल रहा है सी के निकटतम दाएं कौन है, सी के निकटतम दाएं तो ए है, सी के निकटतम दाएं कौन है, ए है। अरे कर लोगे कि नहीं कर लोगे, थम्स अप करके बता दो कि सर मजा आ गया, कर लेंगे ऐसे प्रश्न। जल्दी से बता दो भाई, कर लोगे क्या ऐसे प्रश्न, कर लोगे ना। आ जाओ भाई नेक्स्ट अगले प्रश्न पे आ जाओ अब आप, ठीक है। अब थोड़ी फ्लोर पजल भी थोड़ा देख लो यार, ये भी काफी ज्यादा आता है एग्जाम में, यही बता देता हूं। हालांकि वैसे पजल वाले सेक्शन में बताना था, पर चलो आओ ये वाला प्रश्न भी देख लो, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ये अरेंजमेंट भी है और मतलब ये पजल भी है और ये सिटिंग अरेंजमेंट भी, दोनों मिक्स है। अब देखो वो बोल रहा है देयर आर 6 बीड्स इन डिफरेंट कलर। ब्रेसलेट बनाना, एक ब्रेसलेट बनाने के लिए अलग अलग रंग, काला, सफेद, लाल, गुलाबी, नारंगी और पीले के 6 मोतियां हैं आपके पास। एक ब्रेसलेट बनाना है 6 मोतियों वाला। लाल रंग की मोती किसी भी छोर पर नहीं है। अच्छा मान लो ये पंक्ति, भाई ऑब्वियस सी बात है, पंक्ति में देखें तभी तो गोल कर पाएंगे बाद में। काली मोती सफेद मोती के ठीक बाईं ओर है, नारंगी मोती के निकट केवल एक मोती। अच्छा, सफेद और नारंगी मोती के बीच में कोई मोती नहीं है। गुलाबी मोती पीले और लाल मोती के बीच में, नारंगी और गुलाबी मोती के बीच कितनी मोती। ठीक है भाई, 2 केस ले लेता हूं, एक काम कर, 2 केस ले लेते हैं भाई साहब। देखिए क्या बोला है, लाल रंग की मोती, लाल रंग की मोती किसी भी छोर पर नहीं है, काली मोती सफेद मोती के ठीक बाईं ओर है, नारंगी रंग की मोती के निकट केवल एक मोती। इस लाइन को आप समझ पाए, आप इस वाली लाइन को समझ पाए। नारंगी रंग की मोती के निकट केवल एक मोती है, और वो कौन सी पोजीशन होती है, थोड़े दिमाग लगाइए। ऑरेंज कलर, नारंगी कलर, ऑरेंज कलर, नारंगी कलर की मोती के निकट केवल एक मोती है, तो वो तभी पॉसिबल है जब वो किसी कोने पर बैठा हो। नारंगी रंग की मोती के निकट, ऑरेंज कलर की मोती के निकट उसने बोला है केवल एक मोती, और वो तभी पॉसिबल है जब वो भाई साहब क्या हो, किसी कोने पर बैठा हो। तो ये कोना हो सकता है, वो कोना हो सकता है। अब टोटल 6 बीड्स है ना, तो 1 2 3 4 लोग और आ जाएंगे, 4 मोती और आ जाएंगे। इधर 1 2 3 4 मोती और आ जाएंगे, तो 2 केस ले रहा हूं मैं। आगे देखिए, सफेद रंग की मोती और नारंगी मोती के बीच कोई मोती नहीं है। अच्छा, ऑरेंज का पड़ोसी हो गया व्हाइट, सफेद रंग की मोती और नारंगी कलर की मोती के बीच में कोई मोती नहीं। आगे देखिए, काली मोती सफेद मोती के ठीक बाईं ओर, काली मोती सफेद मोती के ठीक बाईं ओर, काली मोती सफेद मोती के ठीक बाईं ओर, काली मोती सफेद मोती के ठीक बाईं ओर। लेकिन यहां तो भैया सफेद मोती के ठीक बाईं ओर काली मोती आ नहीं सकती, तो ये तो हटा दो केस, यानी ये केस अभी तक सही चल रहा है। आगे बढ़िए, अगला उसने बोला था गुलाबी मोती पीले और लाल रंग की मोती के बीच में। अब देखिए गुलाबी मोती, पिंक कलर की जो मोती है, गुलाबी मोती पिंक, गुलाबी मोती लाल कलर की मोती और येलो कलर की मोती के बीच में है। और स्टार्टिंग में बोला था कि लाल कलर की मोती किसी भी छोर पर नहीं है, इसका मतलब रेड कलर की मोती इधर आ जाएगी और येलो कलर की मोती इधर आ जाएगी। ये हो गया येलो, ठीक है, ये अरेंजमेंट कंप्लीट हो गया आपका। अब बता दीजिए नारंगी और गुलाबी मोती के बीच में कितनी मोती हैं। तो ये रही गुलाबी मोती, ये रही दोस्तों आपकी ये नारंगी मोती। तो इन दोनों के बीच में कितनी मोतियां हैं, इन दोनों के बीच में 3 मोतियां। इन दोनों के बीच में कितनी मोतियां हैं, इन दोनों के बीच में 3 मोती आ गए। तो ये अरेंजमेंट का अरेंजमेंट हो गया, पजल का पजल हो गया, मिक्स हो गया, ठीक है, करेक्ट है।
कुलदीप बोल रहे हैं सर ठीक ठाक आ जाता है मॉक टेस्ट। रीजनिंग में तो पूरा आ रहा है ना भैया, पहले ये बता देना मुझे। 5 अलग अलग विषय दे रखे हैं दोस्तों आपको, ठीक है, नीचे से ऊपर आप लोग देख सकते हैं 5 अलग अलग विषयों की पुस्तकें हैं, एक के ऊपर एक रखी गई हैं, ठीक है, करेक्ट है, और उनको 1 से लेके 5 तक का क्रमांक दे रखा है, ऊपर से नीचे 5 तक का क्रमांक दे रखा है उसने, 1 2 3 4। तो ये लीजिए 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये हो गया 5। अब ध्यान से देख लेना भैया, आ जाइए भाई साहब। पहला क्या है दोस्तों आपके पास, ये ले लो, चलिए बनाइए। उसने बोला कि जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान के बीच 2 पुस्तकें रखी गई हैं। जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान के बीच में 2 पुस्तकें रखी गई है। गणित को भौतिकी के ठीक नीचे रखा गया है, इतिहास को जीव विज्ञान के नीचे रखा गया था, जो सबसे ऊपर नहीं रखा गया था। जो सबसे ऊपर नहीं रखा गया था कौन सा, जो सबसे ऊपर नहीं रखा गया था कौन, जीव विज्ञान। इतिहास को जीव विज्ञान के, देखियो जिसने क्या बोला, इतिहास को जीव विज्ञान के नीचे रखा गया है, लेकिन जीव विज्ञान जो कि सबसे ऊपर नहीं रखा गया था, यानी जीव विज्ञान ऊपर ही ऊपर नहीं आएगा, जीव विज्ञान ऊपर ही ऊपर नहीं आएगा। तो भैया 2 केस हो सकते हैं, देखिए जीव विज्ञान यहां हो सकता है, ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं आएगी। बायोलॉजी और केमिस्ट्री, जीव विज्ञान को बोला जाता है बायोलॉजी, तो थोड़ा दिमाग लगाइएगा। जब मैंने पूरा पढ़ा तो अब आप देखिए, वैसे तो बहुत सारे केस हो सकते थे इसके, आप चाहो तो सारे केस बना सकते हो, वो आपकी इच्छा है कि आप सारे केस बनाना चाहते हैं कि नहीं, या आप पूरा पढ़ के सॉर्ट करना चाहते हैं जल्दी से। जैसे उसने बोला था जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान के बीच में 2 पुस्तकें हैं, तो आपके दिमाग में आ सकता था कि बायोलॉजी अगर यहां आ जाए तो केमिस्ट्री यहां आ सकता है, बायोलॉजी अगर यहां आ जाए तो केमिस्ट्री यहां आ सकता है। लेकिन इसका उल्टा भी तो हो सकता है ना, बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये चीज आ सकती थी कि भाई इसका उल्टा भी तो हो सकता है, क्योंकि बायोलॉजी और केमिस्ट्री के बीच में 2 किताबें रखी गई है, तो ये केस ऐसा भी तो हो सकता था कि बायोलॉजी अगर यहां आ जाता तो 2 बुक्स और केमिस्ट्री यहां आ जाता, बायोलॉजी अगर यहां आ जाता तो 2 बुक्स और केमिस्ट्री यहां आ जाता, तो ये 4 केस हो गए। लेकिन अब उसने बोला ये वाली लाइन, जो सबसे ऊपर नहीं रखा गया, तो सबसे ऊपर किसको नहीं रखा गया, जीव विज्ञान, जीव विज्ञान जो कि सबसे ऊपर नहीं रखा गया है, तो ये केस हट गया, ठीक है, जीव विज्ञान को सबसे ऊपर नहीं रखा गया है, ये केस हट गया। और इतिहास को जीव विज्ञान के नीचे रखा गया था, तो बायोलॉजी के नीचे भाई साहब इतिहास को रखा गया था, हिस्ट्री को रखा गया था, तो ये तो अरेंजमेंट से बाहर ही हो गया भैया, ये तो अरेंजमेंट से बाहर ही हो गया, तो ये केस भी रॉन्ग, ये केस सही है। हिस्ट्री को बायोलॉजी के नीचे रखा गया था, हिस्ट्री को बायोलॉजी के नीचे रखा गया। आगे देखिए, गणित को भौतिकी के ठीक नीचे रखा गया है, गणित को फिजिक्स के ठीक नीचे रखा गया, तो फिजिक्स के ठीक नीचे मैथ्स को रखा गया, फिजिक्स के ठीक नीचे मैथ्स को रखा गया। और यहां पर तो भाई साहब हिस्ट्री, इस वाले केस में तो हिस्ट्री फिर क्या हो गई, बायोलॉजी के ऊपर हो गई, हिस्ट्री को बायोलॉजी के नीचे रखना था, परंतु इस केस में तो एक ही जगह बच रही, फिर हिस्ट्री को बायोलॉजी के ऊपर रखना पड़ रहा है, तो ये केस भी रॉन्ग हो गया। तो कुल मिला के 3 केस रॉन्ग हो चुके हैं, एक केस ऐसा है जो कि बिल्कुल परफेक्ट तरीके से सही है, और वो केस ये वाला है, वो केस ये वाला है, ठीक है, ये वाला केस परफेक्ट तरीके से सही केस। अब आप बताइए क्या बोला है उसने, कौन सा कथन असत्य है, सत्य नहीं पूछा है, ढंग से पढ़ लीजिएगा आंखें प्रश्न खोल के, प्रश्न आंखें खोल के पढ़ लीजिएगा कि असत्य पूछा गया। गणित को जीव विज्ञान के नीचे रखा गया है, क्या गणित को जीव विज्ञान के नीचे रखा है, जीव विज्ञान के तो ऊपर है, तो उसने यही पूछा था कौन सा असत्य है, तो पहला वाला ही मिल गया आपको असत्य है, आपको आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, आपको मिल गया यही असत्य है। उसने बोला गणित को जीव विज्ञान के नीचे रखा गया, जबकि गणित को तो जीव विज्ञान के ऊपर रखा गया,
तो यही असत्य है, असत्य ही पूछा था और यही असत्य। अब दोस्तों आइए, ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन। 5 कारें आपको दे रखी हैं, ऐसा प्रश्न जरूर आ सकता है एग्जाम में। P की गति N की गति के साथ साथ C की गति से भी कम है। अच्छा, P की गति N की गति के साथ साथ C की गति से भी क्या है, कम है। यानी N और C की गति ज्यादा है, जिधर मुंह खुला है उनकी गति ज्यादा है, इसकी गति कम है। R की गति C की गति से कम है लेकिन P की गति से अधिक है। अच्छा, R की गति C की गति से तो कम है लेकिन P की गति से अधिक है, यह अलग बना लिया। F की गति C की गति से अधिक है, F की गति C की गति से अधिक है। N की गति ना तो सबसे अधिक है और ना ही दूसरे सबसे अधिक है। अच्छा, N की गति ना तो सबसे अधिक है और ना ही दूसरी सबसे अधिक है। N की गति ना तो सबसे अधिक है और ना ही दूसरी सबसे अधिक है। तो थोड़ी अक्कल लगाइए, यानी N की गति कहां आएगी? पहले नंबर पे आएगा F, दूसरे नंबर पे आएगा C, ये तो कंफर्म है, ये तो आगे आएंगे क्योंकि पहले और दूसरे नंबर पर N नहीं है। तो ये आ गया F, ये आ गया C। यहां पर N हो सकता है क्योंकि उसने बोला कि सबसे पहले नंबर पर सबसे अधिक और दूसरी सबसे अधिक गति N की नहीं है, तो N यहां आ सकता है। फिर उसके बाद R आ जाए और उसके बाद P आ जाए, क्योंकि ये चारों तो हैं ही ना सीक्वेंस में। या फिर ये केस ऐसा भी हो सकता है कि F यहां पर, C यहां पर, R यहां पर, ठीक है। N की जगह क्या ले लें, यहां पे R ले लें और ये N ले लें और ये P ले लें। तो ये दो केस हो सकते हैं, एक ये केस हो सकता है, एक ये केस हो सकता है। तो हमसे बोला है कि दूसरी सबसे कम गति किसकी है। तो अगर वो ये पूछता कि सबसे कम गति किसकी है, तो सबसे कम गति पहले नंबर पर तो P आ जाती। P की गति सबसे ही कम है, P की गति क्या है भैया, सबसे कम है। अब दूसरे नंबर पर सबसे कम गति R की हो सकती है या फिर N की हो सकती है, सही है कि नहीं? देखिए आप, दूसरे नंबर पे या तो R आ सकता है या N आ सकता है। अब पहले ऑप्शन में दे रखा है R, दूसरे ऑप्शन में दे रखा है N और तीसरे ऑप्शन में दे रखा है या तो A या फिर B। तो ये आंसर हो गया आपका, ये आपका आंसर आ गया, क्योंकि R और N में से कोई भी हो सकता है ना दूसरे नंबर पे। दूसरे नंबर पे R या N में से कोई भी हो सकता है, तो दोनों ही ऑप्शन बनाकर दे दिए उसने, R और N। और C ऑप्शन में दे रखा है या तो R या फिर N, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, C ऑप्शन, R या फिर N। ठीक है, कितना बढ़िया प्रश्न था। आ जाइए भाई साहब, 5 बक्से हैं, एक के ऊपर एक रखा गया है। इसको अभी करेंगे अपन, पहले एक काम करते हैं, ठीक है। आ जाइए, समांतर वाली जो थी ना वो भी एक बार कर लेते हैं, क्योंकि कल पजल में तो ये अपन को करना ही है सब। चलिए, ये वाला देख लीजिए भाई। 8 व्यक्ति हैं, ध्यान से देख लीजिएगा। 8 व्यक्ति हैं, एक सीधी रेखा में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे। 8 लोग हैं, तो 2 केस बना लेता हूं मैं। 8 लोग हैं, KLMN OPQR एक सीधी रेखा में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में हो। Q पंक्ति के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। Q कहां बैठा है? Q पंक्ति के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है भाई साहब। Q पंक्ति के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। Q पंक्ति के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा।
आगे बोलिए। एम और एन के मध्य 3 व्यक्ति बैठे हैं जो अंतिम छोर पर नहीं बैठे। अच्छा, एम और एन के मध्य 3 लोग बैठे हैं जो अंतिम छोर पर नहीं बैठे, यानी एम और एन अंतिम छोर पर नहीं बैठे। आगे है ओ क्यू के ठीक बाएं बैठा हुआ है। ओ जो है वो क्यू के ठीक बाएं बैठा हुआ है। ओ क्यू के ठीक बाएं बैठा हुआ। अब थोड़ा दिमाग लगाएंगे। एम और क्यू के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है और वो किसी कोने पर तो था ही नहीं, क्योंकि उसने साफ साफ बोल दिया एम और एन के मध्य 3 व्यक्ति बैठे हैं जो अंतिम छोर पर नहीं बैठे हैं, यानी एम और एन अंतिम छोर पर नहीं बैठे। ठीक है, तो ये देखिए एम और क्यू के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, तो एम और क्यू के बीच में एक व्यक्ति यहां आ सकता है, एम और क्यू के बीच में एक व्यक्ति यहां आ सकता है। अब उसने साफ साफ बोला था कि एम और एन के मध्य में 3 व्यक्ति बैठे, एम और एन के मध्य में 3 व्यक्ति बैठे। ठीक है, एम और एन के मध्य 3 व्यक्ति बैठे हैं जो अंतिम छोर पर नहीं बैठे हैं। तो ये वाली बात किसके लिए बोली जा रही है? जो के बाद वाला सेंटेंस किसके लिए यूज होगा? तुरंत पहले वाले के लिए। तो तुरंत पहले कौन है? एन। एन अंतिम छोर पर नहीं बैठा है, उसका प्रश्न का मतलब ये है, क्योंकि उसने साफ साफ बोला एम और एन के मध्य में 3 व्यक्ति हैं, लेकिन जो अंतिम छोर पर नहीं बैठा है, तो कौन अंतिम छोर पर नहीं बैठा है? जो के बाद वाला सेंटेंस किसके लिए यूज होता है? तुरंत पहले वाले के लिए। तुरंत पहले कौन है? एन। एन अंतिम छोर पर नहीं बैठा है, एन अंतिम छोर पर नहीं बैठा है। एन अंतिम छोर पर नहीं बैठा है, एम तो आ सकता है ना भाई। एन अगर अंतिम छोर पर नहीं बैठा है, अब देखिएगा टोटल मिला के हमारे पास 8 लोग थे, जिसमें से 4 लोग तो ये हो गए, 4 लोग ये हो गए। अगर एम को यहां बिठाया तो 3 लोगों के बाद एन तो अरेंजमेंट से बाहर ही हो जाएगा। एम को यहां बिठाया, 3 लोग यहां बिठाए और एन को यहां बिठाया, तो एन तो अंतिम छोर पर आ जाएगा। तो ये वाला केस तो हो गया रॉन्ग। हाँ, अब उसने बोला कि एम और क्यू के बीच में एक व्यक्ति है, लेकिन एम और एन के बीच में 3 लोग हैं, तो एम और एन के बीच में 3 लोग हो गए। ये केस अभी तक सही चल रहा है और इससे एन अंतिम छोर पर भी नहीं हुआ। 3 2 5 6 7 और 1 8। ठीक, आगे चलिए। एल एन और एम का निकटतम पड़ोसी नहीं है। अच्छा, एल जो है वो एन और एम का निकटतम पड़ोसी नहीं है। ध्यान से देखिएगा। चलिए भैया दोनों केस बना लेते हैं फिर से देखिए 2 केस बन गए। ये देखिएगा भाई साहब, ये 8 लोग, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। लास्ट में यहां पर बिठाया मैंने एम को, फिर एक स्थान खाली है, फिर यहां पे क्यू है, फिर इसका पड़ोसी बाईं तरफ ओ है, ओ का पड़ोसी यहां पर एन है। अब उसने साफ साफ बोला है कि एल एन और एम का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो एम के पड़ोस में एल यहां नहीं आ सकता, एन के पड़ोस में एल यहां नहीं आ सकता, है ना। एम के पड़ोस में एल यहां नहीं आ सकता, एन के पड़ोस में एल यहां नहीं आ सकता। अब ये 2 जगह हैं जहां पे एल आ सकता है, तो एक केस ले लेता हूं कि हो सकता है कि एल यहां आ जाए, एक केस ये ले लेता हूं कि हो सकता है कि एल यहां आ जाए। ठीक है, करेक्ट है। आगे बात समझ में? चलो अगला करते हैं लाइन। के एल और एन के बीच में बैठा है। अब बताओ भाई साहब, के एल और एन के बीच में बैठा है, लेकिन पी के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। ठीक है, अब आपको पता है दोस्तों, और या तथा लेकिन किंतु परंतु, है ना। और या तथा लेकिन किंतु परंतु, ये वाली बात हमेशा किसके लिए कही जाती है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन है? के के लिए, यानी कि के पी के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। तो देखिए ये के किधर? पी के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। के पी के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। यहां पर के पी के दाएं का दूसरा स्थान नहीं, ये तो पड़ोसी हो जाएगा। यहां तो के पी का पड़ोसी ही हो जाएगा, तो ये केस तो हो गया रॉन्ग। ये केस अभी तक सही चल रहा है। अब लास्ट में कौन सा व्यक्ति है जो दोस्तों अभी तक नहीं आया? जल्दी से बताना आप मुझे, लास्ट में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो अभी तक नहीं आया? इस अरेंजमेंट में आप लोग देखकर बताइए, क्या आर अभी तक आया है? तो आप कहेंगे सर आर अभी तक नहीं आया, तो आर को हमने यहां बिठा दिया।
अब आप मुझे ये बताइए कि अगर व्यक्तियों को बाएं से दाएं बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कर दें, अगर व्यक्तियों को बाएं से दाएं बढ़ते हुए क्रम में अगर व्यवस्थित कर दें तो कितनों की पोजीशन अपरिवर्तित रहेगी? अगर व्यक्तियों को हम बाएं से दाएं बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कर दें तो कितनों की पोजीशन अपरिवर्तित रहेगी? PLKNO, PLKNO, ध्यान से देखना, PLKNOQRM NOQRM, है ना, ये है ना। अब इनको बढ़ते हुए क्रम में जमाओ भाई साहब, इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जमाओ दोस्तों। तो सबसे पहले कौन सा अरेंज होगा, जल्दी से बताइए? KLM है ना, तो सबसे पहले सर अरेंज होगा K, फिर L, फिर L, फिर N, फिर O, फिर P, फिर Q और फिर R। ये हमने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जमा दिए बाएं से दाएं। बाएं से दाएं अगर बढ़ते हुए क्रम में इन सभी व्यक्तियों को जमा दिया जाए तो कितनों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे? तो देखिए, ये पहला व्यक्ति है जिसका स्थान अपरिवर्तित है, ये दूसरा व्यक्ति है जिसका स्थान अपरिवर्तित है, ये तीसरा व्यक्ति है जिसका स्थान अपरिवर्तित है, बाकी सबके परिवर्तित हो गए, बाकी सबके स्थान परिवर्तित हो गए, परंतु ये तीन लड़के ऐसे हैं, तीन व्यक्ति ऐसे हैं जिनके स्थान अपरिवर्तित हैं। तो हमारा आंसर सी ऑप्शन होगा। वन ऑफ द बेस्ट और शानदार प्रश्नों में से एक प्रश्न था दोस्तों ये। सही है नहीं? कितना गजब का प्रश्न था ये, सही है? कर लोगे भाई ऐसे प्रश्न? ये बाकी पजल वाले तो अपन कल करेंगे, ये तो पजल वाले प्रश्न है ना, ये हम लोग कल करेंगे, लेकिन इस वाले को कर लेते हैं, एक काम करते हैं, ठीक है, ताकि थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा आपको कि कल कैसे प्रश्न हम लोग सॉल्व करने वाले। जैसे ये एक पजल दे रखी है, फ्लोर पजल, 8 व्यक्ति हैं, अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं भाई, 8 व्यक्ति हैं दोस्तों, ध्यान से देखना, ये 8 व्यक्ति अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। ये 8 व्यक्ति हैं, अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं, ध्यान से देखिएगा। सबसे नीचे वाली मंजिल को दोस्तों क्रमांक 1 के रूप में लिखा गया है, तो ये लीजिए, सबसे नीचे वाली मंजिल को क्रमांक 1, इससे ऊपर 2, ये 3, 4, 5, 6, ये 7 और एक ये 8, ये 8 मंजिलें हो गई। अब आगे दे रखा है कि भाई साहब U एवं R दोनों सम संख्या वाली मंजिल पर नहीं रहते, U एवं R दोनों सम संख्या वाली मंजिल पर नहीं रहते हैं, V सबसे ऊपर वाली मंजिल पर भी नहीं रहता है, ठीक है। P मंजिल 5 पर रहता है। लो भैया, P के लिए क्लियर हो गया कि P जो है ना, P मंजिल 5 पर रहता है, तो ये बना दिया हमने P मंजिल 5 पे। R U से 4 मंजिल ऊपर रहता है, अच्छा, R U से 4 मंजिल ऊपर रहता है, R U से 4 मंजिल ऊपर रहता है। P एवं S की मंजिलों के बीच में 2 मंजिलें, अच्छा, P और S की मंजिलों के बीच में 2 मंजिलें और हैं, अच्छा, तो पहले तो इसको बना लो, P और S की मंजिलों के बीच में 2 मंजिलें और हैं, तो P 2 मंजिलें और S यहां आ सकता है, P 2 मंजिलें और S यहां आ सकता है, ठीक है। पहले तो ये बना लिया। T U के बिल्कुल ऊपर वाली मंजिल पर रहता है, अच्छा, लेकिन एक चीज और देखो दोस्तों, आप U और R दोनों ही सम संख्या वाली मंजिल पर नहीं रहते हैं। पहली बात तो उसने ये बोली थी, है ना, U और R दोनों ही सम संख्या वाली मंजिल पर नहीं रहते, और R U से 4 मंजिल ऊपर रहता है। तो देखिए, ये U से 1 मंजिल ऊपर, U से 2 मंजिल ऊपर, U से 3 मंजिल ऊपर और U से 4 मंजिल ऊपर। थोड़ी अक्कल लगाइएगा, U से 4 मंजिल ऊपर रहने का मतलब ये हुआ कि U और R के बीच में 3 मंजिलें हैं, क्योंकि इसको बोला जाएगा 1 मंजिल ऊपर, 2 मंजिल ऊपर, 3 मंजिल ऊपर, 4 मंजिल ऊपर। उसने ये नहीं बोला कि U और R के बीच में 4 मंजिलें हैं, जी नहीं, उसने बोला 4 मंजिल ऊपर रहता है।
तो 4 मंजिल ऊपर रहने का मतलब ये है कि बीच में 3 मंजिलें आएंगी, तभी तो चौथी मंजिल पर वो रहता है ना, कि U से 1 मंजिल ऊपर, U से 2 मंजिल ऊपर, U से 3 मंजिल ऊपर और U से 4 मंजिल ऊपर। तो R U से 4 मंजिल ऊपर रहता है, इसका मतलब ये हुआ कि R और U के बीच में 3 मंजिलें हैं। लेकिन अगर लाइन ऐसी बोली होती कि R U से ऊपर रहता है और R और U के बीच में 4 मंजिलें हैं, तब 4 लेते मंजिलें बीच में। अभी तो यहां पे 4 मंजिल ऊपर बोला है, इसलिए बीच में 3 मंजिलें आएंगी और R और U दोनों ही भाई साहब, दोनों ही सम संख्या वाली मंजिल पर नहीं रहते हैं, अर्थात वो विषम संख्या वाली मंजिल पर रहेंगे। तो सपोज करिए कि U अगर यहां आ जाए विषम संख्या वाली मंजिल पर, तो 1 मंजिल ऊपर, 2 मंजिल ऊपर, 3 मंजिल ऊपर, 4 मंजिल ऊपर, यहां पे R आता, जो कि पॉसिबल नहीं। अब अगर U अगर इस वाली विषम संख्या वाली मंजिल पर हो, तो 1 मंजिल ऊपर, 2 मंजिल ऊपर, 3 मंजिल ऊपर, 4 मंजिल ऊपर, R यहां आ जाएगा, सही है। और यहां तो आ नहीं सकता, वरना बाहर ही हो जाएगा। तो ये दो भैया एक ही केस बना है, तो U और R के आने का ये तो एक ही केस बना कि U यहां आ जाए तो 4 मंजिल ऊपर, R यहां आ जाएगा। U यहां होता तो 4 मंजिल ऊपर बाहर ही हो जाता है। तो अब अगला क्या बोला कि T U के बिल्कुल ऊपर वाली मंजिल पर रहता है, T U के जस्ट ऊपर वाली मंजिल पर रहता है। तो ये U ले लो, ये R ले लो, और T U के जस्ट ऊपर वाली मंजिल पर रहता है। तो ये दो केस चल रहे हैं अभी तक। अब इसने एक लाइन दी थी, देखिए S और V मंजिल के बीच में 3 मंजिलें हैं, तो S 3 मंजिलें और V यहां आ जाएगा। S 3 मंजिलें और V, ये तो अरेंजमेंट से बाहर ही हो गया, तो रॉन्ग ही हो गया, ये तो रॉन्ग हो गया भाई साहब, ये अरेंजमेंट तो रॉन्ग हो गया आपका, हटा दो इसको। ये अभी तक सही चल रहा है। आगे देखो, T एवं W की मंजिलों के बीच 3 मंजिलें हैं, तो T 3 मंजिल और W यहां आ जाएगा, वरना T 3 मंजिल और W तो अरेंजमेंट से बाहर ही हो जाता। अभी तक कौन है जो अरेंजमेंट में नहीं आया? K अभी तक अरेंजमेंट में नहीं आया था, तो K यहां आ जाएगा। तो ये ले लीजिए भैया, ये आपका अरेंजमेंट कंप्लीट, ये वाला अरेंजमेंट आपका कंप्लीट हो चुका है, ये करेक्ट अरेंजमेंट हो चुका है आपका। अब आप जल्दी से बता दीजिए फटाफट से, S किस मंजिल पर रहता है? तो S मंजिल 2 पर रहता है। उसने यही पूछा था कि S कौन सी मंजिल पर रहता है, तो S मंजिल 2 पर रहता है। सही है ना दोस्तों? मजा आया कि नहीं आया? मजा आना चाहिए, पढ़ते समय आनंद आना चाहिए भाई साहब, ठीक है? आ जाइए, ध्यान से देखना भाई। अब दोस्तों 7 दोस्त हैं, अब ये वाली अरेंजमेंट भी कर लेते हैं एक बार। 7 दोस्त हैं, जन्मदिन है इनका, और एक ही सप्ताह के 7 अलग अलग दिनों में जन्मदिन है। 7 दोस्त हैं, 7 का जन्मदिन है और एक ही सप्ताह के 7 दिनों में जन्मदिन है। सोमवार से शुरू होता है, रविवार को खत्म होता है। तो जब भी सबसे पहले डाटा दिया होता है ना दोस्तों आपको, तो उसको बनाना होता है। क्या क्या डाटा दिया है आपको? एक तो दे रखे हैं डेज, हमें एक तो डेज दे रखे हैं। दूसरा क्या दे रखा है? दूसरा दे रखा है पर्सन। एक तो दे रखे हैं डेज, दूसरा दे रखा है पर्सन। ठीक है, एक तो क्या दे रखा है? डेज, दूसरा दे रखा है पर्सन। यहां पे चल क्यों नहीं रहा? ठीक है, ये ले लो। एक तो दे रखे हैं डे और दूसरा दे रखा है पर्सन। तो डे कौन कौन से दे रखे हैं? मंडे से शुरू होगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे अर्थात गुरुवार, फ्राइडे शुक्रवार, सैटरडे शनिवार और संडे रविवार। ठीक है भैया, ये डेज दे रखे हैं और इधर पर्सन लिखेंगे। अब भैया पढ़ते हैं भाई साहब, फटाफट से करिए। गुरुवार को वी का जन्मदिन है, लो भैया वी का फिक्स कर दिया। गुरुवार को वी का जन्मदिन है। वी का जन्मदिन ए के जन्मदिन के तुरंत पहले या तुरंत बाद में नहीं है। अच्छा, वी का जन्मदिन ए के तुरंत पहले या तुरंत बाद में नहीं है।
ए के तुरंत पहले या ए के तुरंत बाद में नहीं है, यानी वेडनेसडे और फ्राइडे को ए नहीं आएगा। ये चीज क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? वी का जन्मदिन ए के तुरंत पहले या तुरंत बाद में नहीं है, अर्थात ए का जन्मदिन वेडनेसडे या फ्राइडे को नहीं होगा, क्योंकि इस जगह ए नहीं आ सकता, तुरंत पहले नहीं हो सकता, ए यहां नहीं आ सकता, वी का जन्मदिन ए के तुरंत बाद नहीं हो सकता। अच्छा, अगली लाइन ये दिख गई मेरे को, वी और बी के बीच में एक व्यक्ति का जन्मदिन है, तो वी एक व्यक्ति और बी यहां आ सकता है, या फिर वी एक व्यक्ति और बी यहां आ सकता है। दो केस बन गए भाई साहब, ठीक है। वी एक व्यक्ति और बी यहां आ सकता है, वी एक व्यक्ति और बी यहां आ सकता है। एम का जन्मदिन एस के जन्मदिन से ठीक पहले या ठीक बाद में होता है। अच्छा, एम का जन्मदिन एस के जन्मदिन के या तो ठीक बाद में है, या फिर एम का जन्मदिन एस के जन्मदिन से ठीक पहले। ये दोनों में से कोई सा भी केस हो सकता है, यानी एस एम से ऊपर भी आ सकता है और एस एम से नीचे भी आ सकता है। आगे है, बी के जन्मदिन से पहले एस का जन्मदिन नहीं है। अच्छा, बी के जन्मदिन से पहले एस का जन्मदिन नहीं है, तो इसका मतलब बी के जन्मदिन के बाद ही एस का जन्मदिन आएगा। तो इस हिसाब से तो एम भाई साहब बाहर ही हो गया, या एम यहां पर आता, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। ये केस तो हटा दो आप भैया, ये केस तो आपको हटाना पड़ जाएगा, क्योंकि आप एस और एम को फिर साथ में बना ही नहीं पाओगे। ठीक है, करेक्ट है, ध्यान से देखिएगा, इधर समझने की कोशिश करिएगा। उसने बोला कि बी के जन्मदिन के बाद ही एस का जन्मदिन है ना, साफ साफ बोला है उसने। देखिए, बी के जन्मदिन से पहले एस का जन्मदिन नहीं है, अर्थात बी के जन्मदिन के बाद है एस का जन्मदिन। बी के जन्मदिन के बाद है कहीं पर एस का जन्मदिन। अब अगली लाइन देखिए दोस्तों, लो खत्म हो गई पिक्चर। वी और एस के बीच में एक व्यक्ति का जन्मदिन है। वी और एस के बीच में एक व्यक्ति का जन्मदिन है, तो वी एक व्यक्ति और एस पॉसिबल नहीं है। वी एक व्यक्ति और एस यहां आएगा, सही है। तो सही हो गया ना, देखो ये होगी, ये लाइन भी सही हो गई कि बी के जन्मदिन से पहले एस का जन्मदिन नहीं है, अर्थात बी के जन्मदिन के बाद एस का जन्मदिन है। एम का जन्मदिन डी के बाद में से किसी एक दिन है। अच्छा, एम का जन्मदिन डी के बाद कहीं पर आएगा, लेकिन उससे पहले एक लाइन आपको दे रखी थी कि ए और सी के बीच एक व्यक्ति का जन्मदिन है। अब देखिए, ए यहां तो आ नहीं सकता, ए यहां आ नहीं सकता, ए ऊपर ही ऊपर तो आ सकता है ना यार। ए अगर ऊपर ही ऊपर आ जाए तो सी यहां आ जाएगा। ए और सी के बीच में देखिए एक व्यक्ति का जन्मदिन हो जाएगा, करेक्ट है। और एम के साथ एस या तो ऊपर आ सकता है, या फिर एम के साथ एस नीचे आ सकता है। दो केस हो सकते हैं, देखिए, या तो एम एस से ऊपर हो या फिर एम एस के नीचे हो। तो ये दो केस ले लिए मैंने, यहां वी था, यहां सी, यहां बी, यहां ए। अब बच गया डी, तो डी या तो यहां आएगा, डी या तो यहां आएगा। लेकिन उसने साफ साफ बोला था एम का जन्मदिन डी के बाद है कहीं पर, तो एम का जन्मदिन डी के बाद वाले किसी दिन पर है, यानी ये अरेंजमेंट सही हो गया, ये अरेंजमेंट रॉन्ग हो गया। क्योंकि यहां पर तो देखिए एम का जन्मदिन डी से पहले हो गया था, हमें तो एम का जन्मदिन डी के बाद कहीं चाहिए था। तो बताइए, डी से पहले कितने व्यक्तियों का जन्मदिन है? तो डी से पहले 4 व्यक्तियों का जन्मदिन है। डी से पहले कितने व्यक्तियों का जन्मदिन है? डी से पहले 4 व्यक्तियों का जन्मदिन है। डी से पहले कितने व्यक्तियों का जन्मदिन है? डी से पहले 4 व्यक्तियों का जन्मदिन। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चंस करने हैं, आसानी से आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कल अपन और प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों, कल और प्रैक्टिस करेंगे बढ़िया से, आप मजे से, शानदार तरीके से। सर, स्लॉट बुकिंग के बारे में बता दीजिए। स्लॉट बुकिंग के बारे में क्या बताना है बेटा? ओपन होगा तो सभी के लिए ओपन होगा ना, उसके बाद आप आराम से स्लॉट बुकिंग कर सकते हो। ठीक, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, लव यू ऑल।